नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, खरीफ के सीज़न का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में किसान भाई आदान व्यवस्था में जुट गए हैं। और मित्रों, इस व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी होती है बीज व्यवस्था। अच्छे बीज से ही अच्छी फसल का उत्पादन हमें मिलता है। तो आज के कार्यक्रम में हम बीज व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अच्छे बीजों का चयन आप कैसे करें, बीज खरीदते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इसके अलावा बीज पर आपको किस तरह की आर्थिक सहायता मिल सकती है। आज इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस भटनागर जी। आपका बहुत स्वागत है भटनागर जी। आप पूर्व क्षेत्रीय निदेशक हैं राष्ट्रीय कृषि बीज निगम के और साथ ही साथ आप सलाहकार हैं मध्य प्रदेश राज्य बीज संघ के। तो भटनागर जी, आपका स्वागत करते हुए पहला सवाल आपसे यही कि खाद्यान्न और बीज में क्या अंतर होता है, थोड़ा संक्षेप में बताएं। जन साहब, आपका बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपको नमस्कार। हर सीज़न की तरह से फिर खरीफ सीज़न हमारा शुरू हो रहा है। बारिश कुछ थोड़ी सी हुई है और हम सब अपेक्षा में बैठे हैं, इंतजार में बैठे हैं जैसी बारिश शुरू होती है और खेतों की तैयारी करके हम अपनी इस खरीफ की फसलों का बीजारोपण करें। और इसके लिए शासन की तरफ से पहले से ही बहुत अच्छी तैयारियां इस वर्ष की गई हैं, जिसमें 1,47,000 हेक्टेयर का कार्यक्रम इस बार रखा गया है। लक्ष्य रखे गए हैं तो 147 लाख जी। तो इसलिए उसमें हमें बीज की जो आवश्यकता पड़ेगी उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी जितनी फसल बोनी होनी है उसके लिए कम से कम शासन ये प्रयास करता है कि 30% के बीज की व्यवस्था की जाए। 19 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता इस वर्ष खरीफ में है और उसमें से कुछ ऐसा गत वर्ष में, जैसा आपको जानकारी है कि गत वर्ष में जो बारिश हुई थी लगातार, उससे सभी फसलों के साथ साथ जो बीज उत्पादन कार्यक्रम हुआ था वो भी प्रभावित हुआ था। तो उस स्थिति में जैसा जैन साहब ने पूछा कि बीज का महत्व, जहाँ तक देखिए बीज का महत्व सभी किसान भाई जानते हैं। और आज की स्थिति में ये कहना कि किसान भाई कोई सामान्य बीज इस्तेमाल करें या प्रमाणित बीज इस्तेमाल करें तो वो सब अच्छी तरह से परिचित हैं। और प्रमाणित बीज इस्तेमाल करने से निश्चित ही लगभग 20 से 25% उत्पादन में अपेक्षाएं की जाती हैं जो फसल उत्पादन किसान लेते हैं। तो ये एक बीज का महत्व है। और जहाँ तक प्रमाणित बीज की बात है, प्रमाणित बीज में और सामान्य बीज में बात ये है कि प्रमाणित बीज जो होते हैं वो उच्च गुणवत्ता के और अच्छी किस्मों के जो अधिक से अधिक उत्पादन दे पाएँ वो किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं। जी भटनागर जी, थोड़ा बीजों का वर्गीकरण हमारे किसान भाइयों को बताएं कि वो कैसे कर सकते हैं बीजों का वर्गीकरण। देखिए, बीजों का जो उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें सबसे पहले एक जो नई किस्मों का जो इजाद होता है किसान भाइयों, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो अच्छी नई किस्मों के तैयार करने के लिए प्राथमिक रूप से जो हमारे कृषि अनुसंधान संस्थान है या कृषि विश्वविद्यालय हैं, उस स्तर पर ब्रीडर सीड, जिसको हम प्रजनक बीज कहते हैं, वो तैयार किया जाता है। और प्रजनक बीज तैयार करने के पश्चात जो नई किस्में आती हैं उसका अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं। पिछले 5 साल में कम से कम उस किस्म का बीज तैयार किया जाता है अनुसंधान केंद्रों पर। तब वो व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बीज उत्पादक संस्थाओं को या किसानों को उपलब्ध करा दिया जाता है। उसके बाद जो उसको बोने के बाद जो संतति प्राप्त होती है वो आधार बीज होता है, जिसको हम सामान्य रूप से फाउंडेशन सीड कहते हैं। और फाउंडेशन सीड की बोनी करने के बाद फिर अगले वर्ष उससे जो पैदा होता है वो प्रमाणित बीज पैदा होता है। तो ये आप इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। इसको इसी तरह समझिए कि अच्छा बीज तैयार करने के लिए कम से कम भी 3 वर्ष का समय व्यावसायिक रूप से लगता है, तब वो प्रमाणित बीज भी किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो देखिए कितनी प्रक्रियागत होते हुए ये बीज किसान भाइयों आप तक पहुंचता है। इसलिए जो खेती में अगर आप इस्तेमाल करें तो प्रमाणित बीजों का ही आप इस्तेमाल करें। विक्रय दर की हम बात करते हैं भटनागर जी, शासन द्वारा इस वर्ष विक्रय दर क्या रखी गई बीजों की? हाँ, और उस पर क्या कोई अनुदान भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं? हाँ जन साहब, इस विषय में क्योंकि हर वर्ष शासन द्वारा जो बीज उत्पादक संस्थाएं, शासकीय संस्थाएं जो प्रदेश में कार्यरत हैं, बीज उत्पादन करती हैं, उनका बीज किसानों को वितरण के लिए सही दर पर उपलब्ध हो, उसके लिए शासन द्वारा एक गठित समिति है, उसके द्वारा ये दर निर्धारित की जाती हैं। अब देखिए, इस वर्ष के जो दर निर्धारित किए गए हैं
उसमें सोयाबीन का जो विक्रय दर है वो 6,650 और उसमें 2,000 रुपये का उसमें वितरण अनुदान दिया है किसान भाइयों को शासन ने। तो किसानों को 4,650 रुपये में वो बीज पड़ेगा। यानी जो बाजार दर है उसमें से बहुत कम अंतर रह जाता है, लेकिन जो बीज उत्पादन कार्यक्रम में जो व्यय आता है वो बहुत अधिक आता है। उसको कम करने के लिए और किसानों को कम दर पर उचित मूल्य पर बीज मिल सके, उसके लिए शासन ये अनुदान वितरण अनुदान दे रहा है। इसी तरीके से जो धान है, धान में भी 5,000 रुपये का निर्धारण किया गया जो 5-10 वर्ष से कम की किस्में हैं, और उस पर भी 2,000 रुपये का अनुदान दिया गया। तो इस प्रकार से वो 3,000 रुपये किसानों को उसमें पड़ेगा। धान की ये सुगंधित थी, और धान की जो मोटी है उसका 4,050 रुपये पर क्विंटल का दर निर्धारित किया कि उस पर भी 2,000 रुपये वितरण अनुदान दिया गया, और 2,050 में वो किसानों को पड़ेगा। जो धान की पतली किस्म है इसमें इसका दर रखा गया था 4,850, और 2,000 वही अनुदान वितरण अनुदान देने के बाद 2,850 रुपये का किसानों को पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जो मंडी भाव है और जो सामान्य बाजार दर हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी शासन ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं और वितरण अनुदान का प्रावधान रखा गया है। इसी तरीके जो दलहन फसलें हैं जो खरीफ की, उसमें मूंग का जो विक्रय दर रखा गया है वो है 9,900, लेकिन 9,900 रुपये को ये अधिकता थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसमें देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें अनुदान दिया गया है शासन की तरफ से 4,950 रुपया। 4,950 देने के बाद मात्र 4,950 रुपये में ही ये किसानों को पड़ेगा। और ये इसी तरीके से आपका उड़द में 8,500 रुपये, 4,250 रुपये अनुदान और 4,250 रुपये किसानों के लिए ये बीज पड़ेगा। अब आपका इसमें आता है अरहर में 8,650, 4,325 रुपये अनुदान और 4,325 रुपये में ये किसानों को पड़ेगा। इसी तरीके से और हैं ग्राउंडनट हैं, यानी मूंगफली है, राम तिल है, इनकी भी दरें जो रखी हैं उनका अनुदान दिया गया। देखिए और एक विशेष बात ये हुई है इस बार कि किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो बीज उत्पादन में किसान लगे हैं उनको ये एक विशेष रूप से और उनको लाभ देने के लिए, क्योंकि किसान जो बीज उत्पादन करता है लागत उसकी लगती है। किसान जो बीज खरीदता है वो केवल अपने फसलों के लिए लेता है, जो बाजार दर को ध्यान में रखते हुए वो दरें उसको दी जाती है। लेकिन इसमें जो उत्पादन में खर्च होता है उसको सब्सिडाइज करने के लिए उसको उसके मूल्य की लागत को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन में जो सर्टिफाइड सीड है, यानी आपका प्रमाणित बीज पर 500 रुपये प्रति क्विंटल और आधार बीज पर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का उत्पादन अनुदान दिया गया है। तिल में जो प्रमाणित बीज श्रेणी पर 2,500 और 2,500 रुपये ही इस पर आधार पर भी है। राम तिल में भी 2,500 रुपये, वही 2,500 रुपये दोनों श्रेणी पर, और ग्राउंड नट पर भी 2,500 रुपये ये आपका सर्टिफाइड और 2,500 रुपये ही आधार बीज पर जो लागत लगती है उसको सब्सिडाइज करने के लिए शासन ने व्यवस्था की गई जी। तो भटनागर जी ये भी बताइए कि हमारे किसान भाई ये प्रमाणित बीज कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये जो प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम है इसमें 2 तरह की एजेंसीज कार्यरत हैं प्रदेश में। एक तो शासकीय संस्थाएं और एक प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, निजी संस्थाएं भी हैं जिन्हें कंपनियां हम बोलते हैं। तो जो शासन की जो वो संस्थाएं हैं उसमें आपकी राष्ट्रीय बीज निगम जो केंद्रीय शासन की है वो भी बीज उत्पादन करके यहाँ लेती है, और जो विशेष महत्व वाली प्रदेश की अपनी संस्थाएं हैं उसमें मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था प्रदेश की है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बीज में प्रदेश में बीज की व्यवस्थाओं के लिए है। इसके साथ साथ जो एक दूसरे सहकारिता क्षेत्र में शासन की ओर से सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश में बीज उत्पादक सहकारी समितियां कार्यरत हैं, वो भी उसी तरीके से बीज उत्पादन करती हैं। और प्रदेश में लगभग 2,523 बीज सहकारी समितियां कार्यरत हैं, और उनमें से करीब 936 के करीब इसमें बीज उत्पादन में, और ये एक बीज इनके लिए बीज संघ
बनाया गया है जो इनको कोऑर्डिनेट करता है, वो इसकी सदस्य हैं। और प्रतिवर्ष ये लगभग जो है हर प्रयास करते हुए 10 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन कर रहा है। उधर बीज निगम भी गत वर्षों में 5 से 6 लाख तक उत्पादन करता रहा, लेकिन मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शनय शनय थोड़ी सी उसमें कमी आई है। तो इसलिए ये बीज की व्यवस्थाएं, इसके अलावा दूसरी संस्थाएं भी हैं, क्रिप्को है, इफ्को है, और दूसरी और भी ये प्रोड्यूसर्स कंपनी एक यानी काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। इस वर्ष केवल मैं जैन साहब एक थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो सभी फसलों के, यानी सोयाबीन को छोड़ करके, सोयाबीन के मैंने आपसे बताया था कि गत वर्ष में क्योंकि लास्ट में आकर के जो बारिश हुई उससे उसका दाना एक तो फंगस पड़ जाने की वजह से काला, उस पर ब्लैकिश हो गया, और उससे उसका जर्मिनेशन डाउन हो गया। जर्मिनेशन डाउन होने के कारण इस वर्ष जो सोयाबीन की उपलब्धता रही वो गत वर्ष के उपलब्धता के विरुद्ध लगभग 50% के लगभग ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो अधिकतर बीज खराब हो गया। बिल्कुल। इसलिए तो इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने एक और निर्णय लिया है कि किसान भाई जो उनके पास अपना पिछले वर्ष जो उन्होंने प्रमाणित बीज लिया था और वो उसका मतलब फसल उत्पादन की थी, उसमें से भी बीज बचा करके अपना उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन उसको लाने के लिए एक प्रक्रिया ये उनको करनी पड़ेगी, छानस लगा करके। और जब बीज बोने के लिए उसमें अपना लोकल व्यवस्था में बीज का जन्मेशन देख लें, उसका सोयाबीन का कम से कम 70% बीज अंकुरण होना चाहिए। लगभग उसके आसपास हो, जो कि उसका अपना बीज है, इसलिए उसमें कोई नियम कानून लागू नहीं होते हैं। फिर भी अगर 70% हो तो और अच्छी बात है। और बोते समय वो किसी फंजीसाइड, जिसको हम फफूंदी नाशक कहते हैं, जैसे थायरम है, उसका लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति क्विंटल, यानी 3 ग्राम 2.5 ग्राम 3 ग्राम, ये भी मैं उसको बोने से पहले उपचारित कर ले और उसके बाद अपना बीज बोए। तो उससे क्या है कि भूमि जनित और दूसरे रोग जो हैं या दूसरे कीटाणु वगैरह, उनका उससे ये बचाव होगा और उत्पादन उसका अच्छा होगा। कीटाणु पर तो प्रभाव नहीं, लेकिन जो रोग हैं उसका नियंत्रण उससे होगा। तो इस तरीके से किसान भाई से ये मतलब अनुरोध भी किया मैं करना चाहूँगा कि यदि समय पर उनको बीज प्राप्त, सोयाबीन के बाकी सब फसलों में पर्याप्त बीज उपलब्ध है प्रदेश में, और बीज वितरण की जो व्यवस्था वो है वो ये है कि जो पैक्स हैं हमारे जिलों में, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अंतर्गत जो प्राइमरी सहकारी साख समितियां हैं, वो सभी बीज के विक्रय की व्यवस्था कर रही हैं। और इसके अलावा बीज समितियां जो कार्यरत हैं जिलों में, बीज उत्पादक समितियां, वो स्वयं भी उनको बेचने की अनुमति दी गई है। तो उनके पास भी बीज उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इस तरह से बीज प्राप्त करें। बीज, हाँ, अब आपका बिल्कुल सवाल मैं करूंगा, लेकिन हम पहले बताना चाहेंगे कि देखिए भटनागर जी ने बहुत अहम जानकारियां दी किसान भाइयों कि एक तो पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है, सोयाबीन के फसल के लिए आप जो है अपने बीज तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीज बोने से पहले उसे अंकुरित करके ज़रूर देख लें और बीजोपचार के साथ ही उस बीज की आप बुआई करें। लेकिन भटनागर जी भी बताइए कि अगर किसान भाई को कहीं और से, किसी कंपनी से या निजी संस्थाओं से बीज खरीदना पड़ रहा है, तो बीज खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें? देखिए, ऐसा है कि जो उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज हैं वो हमारे प्रदेश में सभी उत्पादक संस्थाओं के बीज को प्रमाणित करने के लिए उसकी गुणवत्ता को, उस श्रेणी के बीज को खेत में बोने से लेकर और बीज का उत्पादन, फिर प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग, और फिर उसकी टेस्टिंग और पैकिंग तक एक हमारी जो शासकीय संस्था है, मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, उसकी देखरेख में होती है। उसमें बीज उत्पादक संस्थाएं पहले पंजीयन करा करके पूरा प्रोसेस कराती हैं। तो एक ये उनका उत्तरदायित्व बन जाता है कि जो बीज यानी शासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए जो बीज वितरण में आ रहा है वो उच्च गुणवत्ता का और जातिगत विशेष गुण जो उसके हैं, जिसके आधार पर हम ये अपेक्षा करते हैं कि उत्पादन बढ़ा हुआ मिलेगा, उस जाति विशेष के गुणों के अनुरूप उसका प्रमाणीकरण किया जाता है। तो उसको प्रमाणीकरण करते समय जो बीज का थैला है वो संबंधित संस्था के नाम से, उस पर दो चीज़ आपको दिखाई पड़ेंगी, एक तो हरे रंग का लेबल और दूसरा कथित प्रमाणीकरण संस्था का
अगर प्रमाणित बीज है तो उस पर नीले रंग का, और आधार बीज है तो उस पर सफ़ेद रंग का टैग मिलेगा। अच्छा। ये एक उसकी पहचान। सत्यापन है कि ये बीज उनकी देखरेख में तैयार किया गया है, और है। वो इस चीज़ का आश्वासन देते हैं कि ये बीज इस किस्म के विशेष के रूप में इतने उत्पादन के लिए प्रतिबद्ध है। तो एक तो ये देख लें किसान के उसमें लगा है। दूसरा ये भी है, देखिए आजकल मौसम थोड़े ख़राब हैं, जी, जी, बीज जी। कहीं स्टोर में कर दिया जाता है, तो बीज क्रय करते समय ये भी देख लें कि थैला ख़राब तो नहीं है, नमी तो नहीं खा गया है, ठीक है ना, और नमी खाने से उसका जर्मिनेशन डाउन हो जाएगा निश्चित रूप से। तो इस तरीके से बीज क्रय करते समय ये ध्यान रखें, अच्छी गुणवत्ता का हो, जो किस्म वो चाहता है उसका हो, उसकी रसीद भी प्राप्त करें। अच्छा। नियमानुसार उसको उसकी रसीद विक्रेता देगा, जो लाइसेंस शुदा विक्रेता है वही बीज बेच इसका सकते हैं। इसका फ़ायदा बाद में कैसे मिलता है किसान भाइयों को, अगर उन्होंने रसीद ली है और बीज खराब क्वालिटी का निकल उसका गया? उसका फ़ायदा ये है जन साहब जी। कि बाई चांस, देखिए वैसे तो हम उम्मीद नहीं करते कि जब अच्छी गुणवत्ता का प्रमाणित बीज क्रय किया गया है तो निश्चित रूप से वो बीज उगेगा और आशा के अनुरूप उसका उत्पादन भी देगा। लेकिन बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि बीज खेत में नहीं उगा किन्हीं कारणों से। देखिए सोयाबीन में एक विशेष बात और बता दूं मैं, अन्य फसलों में ऐसा नहीं है। सोयाबीन में बहुत ही डेलिकेटेड ये बीज है, क्रॉप है। जैसे जैसे हम इसका हैंडलिंग करते हैं, जितनी बार हैंडलिंग करते हैं, पटक देते हैं, ये कर देते हैं, उतनी बार उसका जर्मिनेशन डाउन होने की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि किसी प्रकार से कोई मिक्सचर लग रहा है कि साहब हमें इस जाति का बीज दिया था लेकिन इसमें तो इस किस्म के बीज भी हैं, तो वो सब को बाद में निराकरण के लिए वो रसीद होना आवश्यक है। अन्यथा कैसे हम ये मानेंगे कि ये बीज आपने कहाँ से और किस भाव का और किस तरीके से खरीदा। तो ये किसी शिकायत होने की स्थिति में ये रसीद होना आवश्यक है। बिल्कुल। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप बीज खरीदने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी है। एक तो प्रमाणित बीज है या आधार बीज है, इसका पहले आपको खुद अपने हिसाब से उसका आकलन करना है, और फिर आप जिस हिसाब से बीज खरीद रहे हैं उसकी रसीद अवश्य लें, ताकि बाद में अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है तो फिर आपका पक्ष भी मजबूत हो सके। इसके अलावा भटनागर जी, आप हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे आदान व्यवस्था के दौरान या बीज बोने के दौरान? किसान भाइयों, वैसे तो पिछले वर्षों में बहुत सारी किस्में आई हुई हैं और सभी लोग परिचित भी हैं, लेकिन हर वर्ष नई नई किस्में आती हैं, और जो अनुदान का व्यवस्था की जाती है, उत्पादन अनुदान या वितरण अनुदान, वो केवल उन्हीं किस्मों पर प्रदान किया जाता है शासन द्वारा कि जो 10 वर्ष से कम अवधि वाली हों। अच्छा। जिन किस्मों का जो इजाद किया, जो जिस नोटिफिकेशन हुआ उस वर्ष से 10 वर्ष पूरे होने के पश्चात उन पर अनुदान दे नहीं है। तो उसमें ख़ास तौर से सोयाबीन में मैं आपको बता दूं कि नई किस्में JS 2034, JS 2069, JS 2029 और 2098 ये नई किस्में आई हैं। इनका ध्यान रखें, यदि प्राप्त हो सके तो लें। अरहर में ADN 716, राजीव लोचन भी नई है, TJT 501 ये 2009 की है, और राजेश्वर फुले 12 ये 2013 की है। मूंग में शिखा, विराट, स्वाति, सुकेती, उड़द में इंदिरा उड़द, प्रताप उड़द, UH1, एनुअल, ये किस्में अच्छी हैं। इनका भरसक प्रयास करें, और जो दरें हैं वो तो निर्धारित हैं सभी के लिए। उस पर अपने नियरेस्ट जो भी आपके विक्रेता हैं या पैक्स हैं ज़िलों में, पैक्स इसके लिए प्रतिबद्धित हैं कि अच्छी से अच्छी किस्मों का बीज उपलब्ध कराया जाए। जो बीज उत्पादक समितियां हैं, अच्छा। उनका बीज का विक्रय अधिकतर पैक्स के द्वारा ही किया जाना है। जी जी तो ये किस्मों का रहा। और कोई जी विशेष भटनागर जी, इसमें- बिल्कुल। एक सवाल और कि आपने सोयाबीन के बारे में तो बताया कि किसान भाई उसका बीज घर पर ही तैयार कर सकते हैं, क्या अन्य कर सकते फसलों हैं। का भी नहीं, इसी अन्य तरह- फसलों का जी, भी जी, कर जी। सकते हैं, लेकिन क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और सोयाबीन में मैंने बताया गत जो पिछले वर्ष की जो खरीफ सीजन में वर्षा के कारण जी, कुछ जी, जी, बीज खराब उपलब्धता हो रहे थे। जी, उपलब्धता भी कुछ कम कम हो रही रही है, उसकी पूर्ति का ये है कि कहीं से अच्छा बीज नहीं मिल रहा है, तो वो अपने स्वयं के जो उन्होंने प्रमाणित बीज लिया था उसको ही उपयोग में ला सकते हैं। वो भी उतनी गुणवत्ता आपका देगा। उससे केवल ये है कि वो उत्पादन कार्यक्रम में नहीं लिया गया है, और ये उसका स्वयं का अपना बीज है। लेकिन स्वयं के बीज में मैंने कहा उसको उपचारित जरूर करें, जी, जी। और उपचारित किए बगैर उसको
बीज उसमें बोए नहीं, और उसमें चलना लगा करके अपने स्तर से ही, क्योंकि वो उनका अपना स्वयं का है, तो उसमें जो छोटा दाना है उसको निकाल दे। छोटा दाना भी जमेगा, निश्चित जमेगा, लेकिन क्या होता है कि जब जर्मिनेशन होने के बाद उसमें भोज्य पदार्थ कम प्राप्त हो पाते हैं, तो जो उसका विगर है वो विग्रोसिटी कम हो जाती है, उससे फिर उसका पौधा थोड़ा अच्छे उसमें स्टैंड नहीं कर पाता। ये इसलिए थोड़ा सा उसको चलना लगाना जरूरी है। अच्छे साइज का दाना हो, तो 9x64 का उसका है, तो इसलिए उसको इस तरह से इस्तेमाल करें। तो देखिए किसान भाइयों, बहुत अहम जानकारियां दी हैं भटनागर जी ने कि एक तो आपके लिए बीज की कितनी उपलब्धता है इसके बारे में बताया, बीज किन दरों पर आपको उपलब्ध होना चाहिए और किन किन केंद्रों से आप ये बीज खरीद सकते हैं अपने पास के, उसके बारे में भटनागर जी ने आपको जानकारी दी। और साथ ही कहा कि आप चाहें तो आप अपना बीज खुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीज बोआई के पहले उससे उपचारित ज़रूर कर लिया जाए। तो भटनागर जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते किसान भाइयों की जानकारियां जो हमने आप तक पहुंचाई हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगे, उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आदान व्यवस्था के साथ अब बीज खरीदी में आप जुट जाइए और कहां से कैसे आपको प्रमाणित बीज लेना है इसके बारे में आज हमने आपको बताया। तो आज के अंक में किसान भाइयों इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए कृषि मौसम सलाह। नमस्कार। किसान भाइयों के लिए कृषि मौसम सलाह। अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की, मध्यम बादल रहने और वर्षा होने का अनुमान है। फसलों के लिए सुझाव दिए जाते हैं। सोयाबीन की बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों को लगाएं। JS 9560, JS 9752, JS 2029, RVS 2001-4, JS 2034, JS 2069, JS 2094, JS 2098 और NRC 86। मेड़ नाली पद्धति वाली बोनी के लिए उपयुक्त किस्में हैं NRC 7 अहिल्या 3, NRC 37, JS 2029, RVS 2001-4, JS 2034, JS 2069, JS 2094। धान के लिए अगेती किस्में हैं साहभगी दंतेश्वरी JR 201, BVD 109। मध्यम अवधि की किस्में हैं पूसा 1460, WGL 32100, पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 4, MTU 1010, IR 64, IR 36, JR 353, JR 201, JR 81, JRB 1, इम्प्रूव्ड चिनौर, इम्प्रूव्ड जीरा शंकर। संकर किस्में हैं JRH 4, JRH 5, JRH 8, PRH 10, नरेंद्र शंकर धान 2। सलाह दी जाती है सोयाबीन के लिए वर्षा के आगमन पश्चात सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का उपयुक्त समय है। नियमित मानसून के पश्चात लगभग 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुआई करना उचित होता है। मानसून पूर्व वर्षा के आधार पर बोनी करने से सूखे का लंबा अंतराल रहने पर फसल को नुकसान हो सकता है। पीला मोजाइक बीमारी की रोकथाम हेतु अनुशंसित कीटनाशक थायोमिथाक्सम 30 FM 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS 1 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज से उपचार करने हेतु क्रय या उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बरती जाने वाली सावधानियां। खेतों में कार्य करते समय 4 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा ना होने दें और आपस में लगभग 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने पर खेतों पर काम कर रहे श्रमिकों खेतों में कार्य करते समय सुरक्षात्मक उपाय जैसे मास्क, गमछा, रुमाल या कपड़ा आदि से चेहरे को कवर करें और हाथ के दास्तानों का उपयोग करें। खेतों में कार्य करते समय तंबाकू या शराब का सेवन ना करें। बीच बीच में 20 सेकंड तक हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना ना भूलें। इस समय अरहर की फसल की बोनी हेतु खेतों की तैयारी व उन्नतशील एवं कम अवधि में पकने वाली प्रजातियां जैसे ICPL 88,039, पूसा 992 व पूसा 16 आदि का चयन कर बीज क्रय कर पलेवा कर बोनी करें।
इस समय शीघ्र बोई गई मूंग की फसलों में फलियां पकने की स्थिति में, अतः पकी हुई फलियों की तुड़ाई समय समय पर करते रहें। वह एक साथ पकने वाली मूंग की फसल को पकने पर कटाई करें व सुखाकर घाई करें। हरे चारे की उपलब्धता हेतु बोई गई ज्वार में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा सूखी हुई ज्वार को पशुओं को हरे चारे के रूप में न खिलाएं। इस समय बैगन व भिंडी में फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु क्यूनाल फास 25 EC 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन टमाटर व मिर्च में लीफ फल रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 750 मिलीलीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।